अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसके चारों तरफ 4 दीवारों की प्रोटेक्शन है। चलो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम एंड देन द मिडिल। आप देखो, स्पर्म अपनी जर्नी पे है और ओवम अपनी। इन दोनों का एक फिक्स्ड मीटिंग पॉइंट है, एक स्पेसिफिक जगह जहां इनको मिलना है, और वो जगह है अब फलोपियन। आते हैं इंडिया के प्रॉब्लम पर। हमारे सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक तरफ लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जानकारी यानी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, और दूसरी तरफ हेलो बच्चों, कैसे हो सब? वेलकम वेलकम। आज ना हम एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जिससे काफी स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई नो इसके टर्म्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं ना, बट ट्रस्ट मी, इसे सिर्फ रट्टा मारने की चीज मत समझो। ये एक ब्रिलियंट कहानी है। नेचर की इंजीनियरिंग का एक कमाल है कि कैसे एक फूल एक नई जिंदगी बनाता है। तो चलो इस स्टोरी को डीकोड करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, हम अक्सर फूलों को सिर्फ उनकी सुंदरता या खुशबू के लिए देखते हैं, राइट? किसी को गुलाब दे दिया या गजरा लगा लिया। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये सिर्फ सुंदर चीजें नहीं हैं? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये पूरी की पूरी लाइफ क्रिएटिंग फैक्ट्रीज हैं? सोच के देखो, ये कैसे करते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने निकले हैं। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आई प्रॉमिस यू, आप फूलों को सिर्फ एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि नेचर का एक असली चमत्कार मानोगे। तो चलो इस चैप्टर के सफर पर निकलते हैं। अब इस पूरी स्टोरी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 सिंपल स्टेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर को समझेंगे, यानी वो स्टेज जहां सारा एक्शन होगा। फिर हम मिलेंगे मेल एंड फीमेल पार्ट से, जो हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिनेशन के जरिए इनकी मुलाकात कैसे होती है, और फाइनली फर्टिलाइजेशन और उसके आगे क्या होता है। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहली चीज, मैं एक्शन शुरू करने से पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये सब कुछ होता है, द फ्लावर। देखो, बायोलॉजिस्ट के लिए ना एक फूल सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, ये एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। भारी वर्ड्स हैं, आई नो। इसका सिंपल मतलब यह है कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट यानी मॉर्फोलॉजी, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है यानी एम्ब्रियोलॉजी, दोनों ही स्टडी करने लायक हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डेडिकेटेड साइट है। इस स्लाइड को ध्यान से देखो। एक टिपिकल फ्लावर आखिर ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है? मान लो मेरे हाथ में एक हिबिस्कस का फूल है। इसमें आपको 4 मेन सर्कल्स या वर्ल्स दिखेंगे। जो बाहर के 2 हैं ना, कैलिक्स और कोरोला, ये हैं एक्सेसरी पार्ट्स, AKA सपोर्टिंग एक्टर्स। कैलिक्स जो ग्रीन कलर का होता है, वो बड को प्रोटेक्ट करता है जब फूल खिला नहीं होता, सिंपल। और कोरोला यानी पेटल्स जो कलरफुल पार्ट है, वो तो पॉलिनेटर्स के लिए एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है कि भाई यहाँ आओ, नेक्टर यहाँ है। लेकिन असली हीरो हीरोइन तो अंदर है। एंड्रोशियम द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम द फीमेल पार्ट। असली मैजिक यहाँ से शुरू होता है। तो चलो मिलते हैं हमारे पहले मेन कैरेक्टर्स से, द मेल पार्ट। एंड्रोशियम जो है वो सारे स्टेमन्स का कलेक्टिव टर्म है। अब हर स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं। एक पतला सा लंबा डंडा जैसा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर अ टर्मिनल स्ट्रक्चर कॉल्ड दी एंथर। ये एंथर ही वो फैक्ट्री है जहां मेल गेमीट्स यानी पॉलन ग्रेन्स तैयार किए जाते हैं। ओके, सो अगर हम इस एंथर के अंदर झांक कर देखें तो हमें क्या दिखेगा? ये टिपिकली बायलोब्ड होता है। बाय मतलब 2, यानी इसके 2 लोब्स होते हैं, और हर लोब में 2 चेम्बर्स होते हैं यानी थीका। तो ये हो गया डाइथीकस। अब सिंपल मैथ लगाओ, 2 लोब्स टाइम्स 2 थीका इक्वल्स टोटल 4 चेम्बर्स। दैट्स वाई आई कॉल इट 4 घर। इन्हीं घरों को टेक्निकली हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जो आगे जाकर पॉलन सैक्स बन जाते हैं। यही वो जगह है जहां पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसके चारों तरफ 4 दीवारों की प्रोटेक्शन है। चलो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम एंड देन द मिडिल लेयर्स। इन तीनों का मेन काम है प्रोटेक्शन देना और एंथर को फटने में हेल्प करना, जिससे पॉलन बाहर आ सके। इस प्रोसेस को कहते हैं डेहिसेंस। लेकिन जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, द टैपिटम, वो स्पेशल है। वो एक माँ की तरह है जो अंदर डेवलप हो रहे पॉलन ग्रेन्स को खाना पीना, पूरा पोषण, सब कुछ प्रोवाइड करती है। इट्स अ नरिशमेंट लेयर। और ये इतनी डेडिकेटेड है कि इसके सेल्स साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं और अक्सर उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है।
तो ये पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है ये प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डोंट लेट द वर्ड स्केयर यू। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। यहाँ क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर्स। होता क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, पोलन मदर सेल्स या पीएमसीज। इनको मदर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आगे पोलन बनाएंगे। हर एक मदर सेल में मियोसिस होता है। याद है ना मियोसिस? वो स्पेशल सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। मियोसिस के बाद एक मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स का एक ग्रुप बनता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही पोलन ग्रेन का जन्म है। और ये देखो इस प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट, एक मैच्योर पोलन ग्रेन। ये है हमारा मेल गमीटोफाइट, एक छोटा सा पावर हाउस। इसकी 2 लेयर्स हैं। जो बाहर वाली मोटी डिजाइनर लेयर है उसे कहते हैं एक्साइन, और ये बनी है स्पोरोपोलिनिन से। बच्चों लिसन केयरफुली, ये प्लैनेट का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पे हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंजाइम्स, किसी चीज का असर नहीं होता। दैट्स वाई हमें हजारों साल पुराने फॉसिल्स में भी पॉलन मिल जाता है। पर सोचो, अगर ये इतना टफ है तो अंदर से मटेरियल बाहर कैसे आएगा? उसके लिए हैं ये छोटे छोटे दरवाजे, जर्म पोर्स, जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। और अंदर की पतली सी दीवार, इंटाइन, वो सिंपल सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है। पॉलन ग्रेन के मैच्योर होते ही उसके अंदर का एक सेल 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक बनता है बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, जिसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। इसका काम फूड स्टोर करना और बाद में पॉलन ट्यूब बनाना, ये सपोर्ट स्टाफ है। और दूसरा छोटा सा जेनरेटिव सेल, जो इसके साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। यही है मेन हीरो, क्योंकि यही आगे जाकर मेल गैमीट्स बनाएगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, 60% से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन इसी 2 सेल स्टेज पर एंथर से निकल जाता है। बाकी 40% में ये जेनरेटिव सेल एक बार और डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है, और तब पॉलन 3 सेल स्टेज पर शेड होता है। ओके, सो हमारा मेल गैमीट रेडी है, ही इज ऑल सेट। अब फोकस शिफ्ट करते हैं स्टोरी की फीमेल काउंटरपार्ट पर। लेट्स टॉक अबाउट द गाइनोशियम। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, जो एक या एक से ज्यादा यूनिट से बना होता है, जिन्हें हम पिस्टल्स या कार्पिल्स कहते हैं। हर पिस्टल के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा। इमेजिन इट लाइक अ स्टिकी लैंडिंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल हेलीपैड जैसा, जहां पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करेंगे। फिर स्टिग्मा को नीचे से कनेक्ट करती है एक लंबी पतली सी ट्यूब, जिसे कहते हैं स्टाइल। ये वो रास्ता है जिससे पॉलन ट्यूब ट्रैवल करेगी। और सबसे नीचे ये फूला हुआ स्वॉलन सा पार्ट, ये है ओवरी। इस प्रोटेक्टिव ओवरी के अंदर ही असली खजाना यानी ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। चलो अब ओवरी के अंदर जूम करते हैं और ओव्यूल को देखते हैं। इसका टेक्निकल नाम है मेगास्पोरेंजियम। यही वो जगह है जहां फीमेल गैमीट यानी एग सेल बनेगी। इसके पास भी अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और अंदर फूड से भरा हुआ टिश्यू है, जिसे न्यूसेलिस कहते हैं। क्रूशली इसके 2 ऑपोजिट एंड्स या पोल्स होते हैं, जिनको समझना बहुत बहुत जरूरी है। इन 2 एंड्स को समझना क्या है? एक एंड पर एक छोटी सी ओपनिंग है, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ये ऑफिशियल एंट्री गेट है, जहां से पॉलन ट्यूब अंदर आएगी। गॉट इट? और इसके ठीक ऑपोजिट जो एंड है वो है चलाजल एंड। अब इसको याद कैसे रखें? सिंपल, पॉलन ट्यूब यहां से एंटर नहीं कर सकती, तो ये एंड उससे कहता है चला जा भाई, यहां नो एंट्री है। माइक्रोपाइल इज द एंट्री गेट, चलाजा इज द नो एंट्री साइड। इजी राइट? मेल साइड की तरह यहां भी एक प्रोसेस है, जिसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। न्यूसेलिस में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस करती है और 4 मेगास्पोर्स बनाती है। बट यहां आता है कहानी में एक मेजर ट्विस्ट। मेल साइड में क्या हुआ था? चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल थे, सब पॉलन ग्रेन्स बन गए। लेकिन यहाँ नेचर सेलेक्टिव है। इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक ही जिंदा बचता है। दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यही एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर फीमेल गमीटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होकर बनाता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर इस टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर ये बहुत सिंपल है। देखो, उस एक फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई बन गए? 8। सिंपल। अब ये 8 न्यूक्लियाई अपने आप को अरेंज करते हैं। 3 एक तरफ, 3 दूसरी तरफ और 2 बीच में आ जाते हैं। फिर इनके आसपास सेल वॉल्स बनती हैं, तो 8 न्यूक्लियाई से टोटल 7 सेल्स बनते हैं। दैट्स इट, 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई। तो अब देखो, हमारे मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन्स के अंदर रेडी हैं,
और फीमेल गैमीट ओव्यूल के अंदर इंतजार कर रही है। प्रॉब्लम क्या है? दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, खुद से चल नहीं सकते। सो हीरो और हीरोइन मिलेंगे कैसे? उन्हें किसी की हेल्प चाहिए। पॉलन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक का ये सफर, ये क्रूशल ट्रांसफर, इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन 3 तरह से हो सकती है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, सेम फ्लाई के एंथर से पॉलन उसी फ्लाई के स्टिग्मा पर गिर गया, सिंपल सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है गेटोनोगमी। इसमें पॉलन एक फूल से निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फूल पर जाता है। तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा लगता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एजेंट, हवा, इंसेक्ट चाहिए। लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना। और तीसरा जीनोगैमी, ये है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाता है। और ये ट्रांसफर करवाता कौन है? ये हेल्पर्स या एजेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जैसे हवा और पानी। ये एक चांस का गेम है। हवा में पॉलन उड़ा दिया, लैंड हुआ तो ठीक, नहीं तो वेस्ट। इसलिए ऐसे प्लांट्स हजारों, लाखों, करोड़ों में हल्के नॉन स्टिकी पॉलन बनाते हैं। या फिर एजेंट्स हो सकते हैं बायोटिक यानी लिविंग। यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फूल एक बिजनेस डील ऑफर करते हैं। वो नेक्टर, खुशबू, सुंदर रंगों का रिवॉर्ड देते हैं और बदले में इंसेक्ट्स जैसे बीज, बर्ड्स, बैट्स और बाकी एनिमल्स उनका पॉलिनेशन का काम कर देते हैं। स्मार्ट है ना? एक बार जब सही पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है तो सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। उसमें से एक पतली सी पॉलन ट्यूब निकलती है जो स्टाइल के अंदर से ग्रो करती हुई मेल गैमीट्स को डायरेक्ट ओव्यूल तक ले जाती है। ये इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स की तैयारी है। और ये इवेंट सच में स्पेशल है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एक हॉलमार्क फीचर है, जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन एक नहीं 2 बार होता है। याद है पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स थे? एंजियोस्पर्म्स में दोनों ही काम आते हैं, कोई वेस्टेज नहीं। इट्स एन इनक्रेडिबली एफिशिएंट सिस्टम। एक गैमीट एग से फ्यूज करता है और दूसरा वो कुछ और करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पूरे फ्लावर में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये टेबल बच्चों, ये आपके एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट समरी है। इसको नोट कर लो। देखो क्या होता है, पूरी की पूरी ओवरी फूल कर बन जाती है फ्रूट। ओवरी की दीवार यानी ओवरी वॉल बन जाती है फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो बन जाता है सीड। ओव्यूल के जो प्रोटेक्टिव कोट्स थे इंटेग्यूमेंट्स, वो बन जाते हैं सीड कॉर्ड। और जो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट बना था, उससे डेवलप होता है एम्ब्रियो, द बेबी प्लांट। तो चलो इस पूरी फिल्म को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। स्टोरी शुरू हुई फ्लावर से, जिसके मेल एंड फीमेल पार्ट्स ने अपने गैमीट्स तैयार किए। फिर पॉलिनेशन के थ्रू उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के यूनिक प्रोसेस में उनका फ्यूजन हुआ। और इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी का एंड प्रोडक्ट क्या है? द सीड एंड द फ्रूट, बीज और फल। दैट्स द होल पॉइंट। और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है। सोचो इस बारे में, सीड के अंदर तो एम्ब्रियो है, अगली जनरेशन है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर बेबी प्लांट उसी में है। तो फिर प्लांट्स इतनी एनर्जी उसके आसपास ये मीठा फ्लैशी फ्रूट बनाने में क्यों खर्च करते हैं? आम या सेब के गूदे का आखिर पॉइंट क्या है? इसके बारे में सोचना। इसमें प्लांट्स की इकोलॉजिकल जीनियस छिपी हुई है। इसके जवाब के बारे में सोचना एंड विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। ये वो जर्नी है जो हम सबकी कहानी बताती है। सोचो कितनी अमेजिंग बात है कि सिर्फ 2 छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल से एक पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, विद आईज, ब्रेन, हार्ट, सब कुछ। कैसा होता है ये? इट्स लाइक मैजिक, राइट? बट इट्स प्योर साइंस। चलो इस पूरी अमेजिंग जर्नी को हम शुरू से समझते हैं। तो देखो, जैसे हर फिल्म में हीरो और हीरोइन होते हैं ना, वैसे ही इस पूरी कहानी के 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक है मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और दूसरी है फीमेल गैमीट यानी कि ओवम। इन्हीं दोनों के मिलने से सारी कहानी आगे बढ़ती है। अब सवाल ये है कि ये स्पर्म और ओवम बनते कहाँ हैं? तो इनके बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं गेमीटोजेनेसिस। सिंपल वर्ड्स में गेमीट्स का जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। और ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में। मेल्स में टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल्स में ओवरी के अंदर ओवम बनता है। ये हमारा सबसे पहला फाउंडेशनल स्टेप है। अच्छा, अब देखो, दोनों ही गैमीट्स बन रहे हैं, लेकिन इनके बनने का जो प्रोसेस है ना, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना।
देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना प्यूबर्टी पे शुरू होता है और कंटिन्यूस चलता रहता है। लेकिन oogenesis यानी ओवम का बनना, ये तो फीमेल के बर्थ से भी पहले, जब वो अपनी मदर के वूम में होती है तभी शुरू हो जाता है, और ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। और एक मेजर डिफरेंस, एक प्राइमरी सेल से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल में एक प्राइमरी सेल से सिर्फ एक ही ओवम बनता है, क्योंकि सारा रिसोर्स उस एक को ही मिलता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। ये पॉइंट्स याद रखना। तो अब जब स्पर्म बन गया तो शुरू होती है एक रेस, एक अमेजिंग जर्नी, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म भागते हैं सिर्फ एक गोल के लिए, ओवम तक पहुंचना। इसको द ग्रेट रेस भी कहते हैं। चलो इनका रास्ता, इनका पाथ फॉलो करते हैं। ये देखो, ये स्पर्म का पूरा ट्रैवल रूट है। सबसे पहले ये बनता है टेस्टीज के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। फिर वहां से निकलकर ये जाता है रेटी टेस्टीज में, जो एक नेटवर्क जैसा है। फिर वहां से वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस एक तरह से इनका ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ ये मैच्योर होते हैं। और फाइनली वास डेफरेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस याद कर लो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो अब स्पर्म पूरा तैयार है और अपने रास्ते पर चल चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। इसका सिंपल मतलब है कि कोइटस के दौरान स्पर्म का मेल बॉडी से निकलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना। ये स्टेप जरूरी है ताकि स्पर्म ओवम के पास पहुंच सके। ओके, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। इनका काम है ओवम प्रोड्यूस करना। जब ओवम रिलीज होता है तो वो इन एक्सेसरी डक्ट्स में ट्रैवल करता है, स्पेसिफिकली ओविडक्ट में, जिसको हम फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। बस यही वो इंतजार करता है। तो आप देखो, स्पर्म अपनी जर्नी पे है और ओवम अपनी। इन दोनों का एक फिक्स्ड मीटिंग पॉइंट है, एक स्पेसिफिक जगह जहां इनको मिलना है, और वो जगह है फलोपियन ट्यूब का एक रीजन जिसे कहते हैं एम्प्यूला। यही इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जब इस मीटिंग पॉइंट यानी एम्प्यूला पर एक लकी स्पर्म ओवम से मिल जाता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सिंपल। और इस फ्यूजन से जो एक नया सिंगल सेल बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। यही जाइगोट नई लाइफ की पहली निशानी है। इसमें पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो एक नए लाइफ की शुरुआत हुई है। अब इस जाइगोट को डेवलप करना है और अपने लिए एक सेफ घर ढूंढना है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये टाइमलाइन देखो, ये पहले हफ्ते की स्टोरी है। जाइगोट बनने के बाद वो बहुत तेजी से डिवाइड करना शुरू कर देता है। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8। इस रैपिड डिवीजन को कहते हैं क्लीवेज। और डिवाइड होते होते लगभग 5वें दिन तक ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है, एक हॉलो बॉल जैसी, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये एक नए घर की तलाश में यूटरस तक ट्रैवल करता है, और वहां जाकर यूटरस की जो अंदर वाली दीवार होती है ना, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे जाके चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। इसी अटैचमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है, प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है। अब शुरू होता है डेवलपमेंट का सबसे लंबा फेज, पूरे 9 महीने का सफ़र। ये जो पूरा 9 महीने का टाइम है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होकर एक पूरा बेबी बनता है, इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन। सोच के देखो, एक सिंगल सेल से पूरा बेबी बन जाता है इस टाइम में। ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द सिस्टम्स, सब कुछ डेवलप होता है। और जब ये 9 महीने पूरे हो जाते हैं, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो टाइम आता है फाइनल स्टेप का, बच्चे के बर्थ का प्रोसेस। इस प्रोसेस को यानी चाइल्ड बर्थ को हम कहते हैं पार्चुरेशन। चलो, तो अब हमने पूरी जर्नी देख ली, 2 सिंगल सेल्स से लेकर एक नए ह्यूमन बीइंग तक। तो एक बार जल्दी से सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से लेके एंड तक, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये है पूरी जर्नी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना, फिर इंसेमिनेशन यानी स्पर्म का ट्रांसफर, उसके बाद फ्यूजलाइजेशन, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन, फिर इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का यूटरस से अटैच होना। इसके बाद 9 महीने का गेस्टेशन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और सबसे आखिर में पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ। बच्चों, इन इवेंट्स का ऑर्डर याद रखना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप सोचिए, इस पूरी अनोखी जर्नी में
वो कौन सा एक मोमेंट है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक नई लाइफ की शुरू होने के लिए? क्या वो फर्टिलाइजेशन का मोमेंट है, या शायद सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन? सोचना इस बारे में। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और देखो, इसको सिर्फ एक बायोलॉजी चैप्टर की तरह मत देखना। ये टॉपिक हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी हेल्थ से और हाँ, हमारे देश के फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट वेल बीइंग, आवर चॉइसेस और उन डिसीजंस के बारे में जो एक नेशन को लेने पड़ते हैं। सो फुल फोकस चाहिए, ठीक है? तो देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, पूरा एक फ्लो है। पहले हम समझेंगे कि एज अ कंट्री हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी। फिर वील सी कि इंडिया ने उससे डील करने के लिए क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। उसके बाद वील ओपन द कॉन्ट्रसेप्शन टूल बॉक्स और देखेंगे कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान। और फाइनली वील लुक एट दैट अमेजिंग साइंस जो नए लाइफ क्रिएट करने में हेल्प करती है। रेडी हो सब? चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अ नेशंस हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ से आप क्या समझते हो? यही ना कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, राइट? बट क्या इतना ही है? बिल्कुल नहीं। हेल्थ का कॉन्सेप्ट इससे बहुत बहुत बड़ा है। और ये डेफिनेशन बच्चों, इसको तो बिल्कुल हाईलाइट कर लो। दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। इसमें 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मेंटली भी बैलेंस्ड हो और सोशली भी हेल्दी फील कर रहे हो। आपके इमोशंस, आपकी सोसाइटी में पोजीशन, सब कुछ मैटर करता है। समझ आया? थम्स अप इन द चैट अगर ये डेफिनेशन क्लियर है। अब आते हैं इंडिया की प्रॉब्लम पर। हमारे सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक तरफ लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जानकारी यानी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, और दूसरी तरफ आबादी यानी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, पानी, खाना, नौकरियां, सब पर भयंकर प्रेशर आ रहा था। और ये स्लाइड उस प्रेशर को परफेक्टली दिखाती है। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स। 1900 में हम थे अराउंड 350 मिलियन और साल 2000 तक वी क्रॉस्ड 1 बिलियन। कैन यू बिलीव इट? पूरी दुनिया में हर 6th इंसान उस वक्त एक इंडियन था। मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी। सोचो कितना बड़ा चैलेंज था ये। तो भाई, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो तो सोल्यूशन भी तो उस लेवल का होना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी व्हाट वाज इंडियाज मास्टर प्लान। ये एक प्रॉपर नेशनल कैंपेन था जिसका फोकस था अवेयरनेस फैलाना और सोल्यूशंस प्रोवाइड करना। और इसमें सबसे प्राउड फील करने वाली बात यह है कि इंडिया वॉज अ पायनियर। मतलब हम उन पहले देशों में से थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को इतना सीरियसली लिया। सोच के देखो, 1951 में ही इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। बाद में इसको और बेहतर बनाया गया और इसका नाम रखा गया RCH प्रोग्राम, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो आखिर गवर्नमेंट ने ये मैसेज पूरे देश तक पहुंचाया कैसे? सिंपल, मार्केटिंग से। सोचो, जैसे एप्पल अपना आईफोन मार्केट करता है, वो क्या करते हैं? बढ़िया टीवी एड्स बनाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एंडोर्स करवाते हैं, ऑनलाइन बज़ क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल वैसा ही प्लान बनाया। टीवी और रेडियो पर ऑडियो विजुअल एड्स, गांव-गांव में पोस्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट, हम दो हमारे दो जैसे कैची स्लोगन्स। ये स्लोगन तो सबने सुना होगा, राइट? यहाँ तक कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बचपन से ही सही इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखो, नेशनल स्ट्रैटेजी अपनी जगह है, बट आखिर में डिसीजन तो इंडिविजुअल को लेना पड़ता है, राइट? और सही डिसीजन लेने के लिए लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए, एक टूल बॉक्स की तरह। तो चलो अब इस कॉन्ट्रसेप्शन के टूल बॉक्स को खोल कर देखते हैं। लेकिन टूल बॉक्स देखने से पहले ये सोचो कि एक परफेक्ट या आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड है, फील्स। F फॉर यूजर फ्रेंडली, E फॉर इजीली अवेलेबल, दूसरा E फॉर इफेक्टिव, L फॉर लीस्ट साइड इफेक्ट्स और S फॉर नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर। ये सारी क्वालिटीज एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल है ना? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नोट कर लेना। ओके, सो ये जो टूल बॉक्स है, इसको हम इन 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल मेथड्स, जिसमें बेसिकली टाइमिंग का खेल होता है। बैरियर मेथड्स, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, स्पर्म और एग को मिलने से रोकते हैं। IUDs, जो यूट्रस के अंदर फिट की जाती हैं। हार्मोनल मेथड्स, जो बॉडी के हार्मोन लेवल्स को चेंज करते हैं। और फाइनली सर्जिकल मेथड्स, जो एक परमानेंट फुल एंड फाइनल सोल्यूशन है। अब ये पॉइंट, इस पर तो 3 स्टार मार्क कर लो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सारे मेथड्स में से कॉन्डम्स बिल्कुल यूनिक है।
पता है क्यों? क्योंकि ये अकेले हैं जो डुअल प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब ये प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करते ही हैं, साथ ही साथ एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जैसे HIV एड्स से भी बचाते हैं। दिस इज अ सुपर क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ मैसेज। अब बात करते हैं परमानेंट सोल्यूशन की। ये उन कपल्स के लिए है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मेल्स के लिए होता है वेसेक्टमी, जिसमें वास डिफरेंस, वो पाइप जो स्पर्म कैरी करती है, उसको कट करके टाई कर देते हैं। और फीमेल्स के लिए है ट्यूबेक्टमी, जिसमें फलोपियन ट्यूब जो एग कैरी करती है, उसको कट एंड टाई कर देते हैं। दोनों केसेस में फंडा सिंपल है, रास्ता ही ब्लॉक कर दो ताकि स्पर्म और एग कभी मिल ही ना पाए। ये मेथड्स जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए इनको टर्मिनल मेथड्स भी कहते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी ने हमें कमाल के टूल्स दिए हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह हैं, बहुत फायदा भी करते हैं, लेकिन उनका बहुत बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। एमनियोसेंटेसिस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम मेडिकल साइड से देखो तो ये एक फैंटास्टिक टूल है। डॉक्टर्स इस टेस्ट से फीटस के सेल्स निकालकर डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसी टेस्ट से बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता है, और हमारी सोसाइटी में इसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फीटासाइड। दिस प्रैक्टिस इज कम्प्लीटली बैंड एंड इलीगल इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा एथिकल सवाल खड़ा करती है। इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इंडिया में अबॉर्शन के लिए लीगल टर्म है। इसको 1971 में लीगलाइज किया गया था, पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। रूल्स क्यों? ताकि इसका मिसयूज ना हो और मदर की सेफ्टी इंश्योर हो। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ माना जाता है। उसके बाद रिस्क्स बढ़ जाते हैं, और इसके लिए कम से कम 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का ओपिनियन जरूरी होता है। चलो, अब तक हमने प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के बारे में काफी बात कर ली। अब इस कहानी का दूसरा साइड देखते हैं, उस अमेजिंग साइंस के बारे में जो तब हेल्प करती है जब नेचर को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत हो, यानी साइंस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लाइफ। यह सच्चाई है कि बहुत सारे कपल्स इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल करते हैं। उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART एक चमत्कार से कम नहीं है। इन टेक्नोलॉजीज ने उन्हें पेरेंटहुड का एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद दी है। इसमें सबसे फेमस मेथड है IVF, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे लोग आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। देखो, स्टेप 1 कलेक्शन, फीमेल से एग और मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2 फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को बॉडी के बाहर एक लैब डिश में मिलाया जाता है, एक्चुअली मिड टेस्ट ट्यूब में नहीं होता। और स्टेप 3 ट्रांसफर, जो हेल्दी एम्ब्रियो बन जाता है उसे वापस मदर की यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, जहां वो नेचुरली ग्रो करता है। और IVF ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा और भी कई एडवांस्ड मेथड्स हैं, जैसे कि गिफ्ट, जिसमें गैमीट को सीधा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। फिर है ICSI, जिसमें एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और एक है AI, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हर टेक्निक एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो आज हमने एक पूरी जर्नी कंप्लीट की, नेशनल पॉलिसी से लेकर पर्सनल चॉइस तक, और प्रेगनेंसी रोकने से लेकर नई लाइफ क्रिएट करने तक। हमने इंडिया के पॉपुलेशन प्रॉब्लम को समझा, गवर्नमेंट के प्लान्स को देखा, कॉन्ट्रासेप्शन के टूल बॉक्स को एक्सप्लोर किया, टेक्नोलॉजी के डबल एज्ड को डिस्कस किया, और फाइनली ART के वंडर्स के बारे में जाना। अब ये आखिरी सवाल आपके लिए है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, हम इस टेक्नोलॉजिकल पावर को अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे बैलेंस करेंगे? सोचना इसके बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन, टेक केयर।